अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है कि जिसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए डी वाई बाई डी एक्स, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास कौन सी होती है? जब हमारे पास सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व होता था। ठीक है, इसकी कोई पावर नहीं होती थी, मतलब कि जब हम इसको एक दफ़ा डेरिवेटिव करते हैं तो वाई प्राइम, ठीक है, दो दफ़ा करते हैं तो वाई डबल प्राइम, तीन दफ़ा करते हैं तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, दो दफ़ा डेरिवेटिव होता है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह तीन दफ़ा डेरिवेटिव करें तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशंस हो जिसमें ये चीज़ें भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है, हायर ऑर्डर भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब हमारे पास ऐसा तो हो सकता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाए, मगर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कभी ऐसा नहीं होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हमें हमेशा अपने जहन में रखनी है। इसीलिए हमारा जो ये कोर्स है, इसके अंदर हम जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे वो लीनियर होंगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, क्योंकि उसकी इस तरह से हायर पावर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि हम लीनियर पढ़ रहे हैं और इस पूरे कोर्स में हम लोग लीनियर ही पढ़ेंगे, लीनियर के अलावा कोई नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि 2 3 ऊपर इसके पावर नहीं हो सकती, इस तरह से हो सकती है डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई, डी फोर वाई, ठीक है, जितनी भी। अच्छा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को फॉर्म बताऊंगी वो ये वाली बताऊंगी पूरी, ठीक है। उसमें से फिर हम देखेंगे कि होमोजीनियस क्या है, फिर होमोजीनियस की कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, फिर होमोजीनियस की नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, इसी तरह से नॉन होमोजीनियस भी होती है जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट और नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। सही है। अब होमोजीनियस हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में भी पढ़ चुके हैं, मगर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, ये वो वाला होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे होमोजीनियस बिल्कुल अलग है। अब हम जो है हमारी फॉर्म देख लेते हैं हायर ऑर्डर की, कि एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, ये जो अभी हम फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इस तरह से करके अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम पूरी वाली फॉर्म देख रहे हैं कि एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस तरह की है। सबसे पहले हमारे पास होगा ए नॉट A1 AN A2 A3 जितने भी, ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। सही है, कॉन्स्टेंट्स हो गए। उसके बाद एक्स मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक्स का फंक्शन मौजूद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन, मतलब कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, इस तरह से चल रही होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, उसके बाद यहाँ पे हमेशा y भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई है ना, y तो इन्वॉल्व है। सही है, और आखिर तक ए एन, और यहाँ से डी वाली कहाँ टर्म गायब हो गई, तो वो n माइनस एन, वो ज़ीरो, इसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सही है, इसलिए यहाँ पे डी ओवर डी एक्स वाली टर्म नहीं आई। अब यहाँ पे हमारे पास आर एक्स होगा, मतलब कि कोई भी एक्स का फंक्शन। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि जैसे हमारे पास है डी, ठीक है, डी को हम कहते हैं डी ओवर डी एक्स। सही है, इसको हम कहते हैं अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अगर हम इसको डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर कर दें तो हमारे पास डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब कर दें तो वो हमारे पास डी क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर डी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, कैपिटल डी की फॉर्म में, ठीक है, तो वो हो जाएगा ए नॉट एक्स डी एन ओवर एक्स एन की जगह डी एन आ जाएगा, कैपिटल डी एन, और वाई तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा ए वन एक्स डी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, जो भी इसकी पावर होती थी वो डी की पावर बन जाती है ना, तो यहाँ पे हम डी एन माइनस वन वाई प्लस का ए एन एक्स और यहाँ पे वाई, इस तरह से करके हम इसको लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो y यहाँ पे सब में आएगा, तो y हम इसको बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। डी एन प्लस का ए वन एक्स डी एन माइनस वन और ए एन एक्स, और यहाँ पे y कॉमन निकाल लिया आर एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म हमने देख ली।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे होमोजीनियस क्या होगा, नॉन होमोजीनियस क्या होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, तो होमोजीनियस हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी, वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी जब हमारे पास ये जो आर एक्स होगा ये ज़ीरो होगा, यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन नहीं होगा, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये पूरी चीज़ एज इट इज़ होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो हम कह देंगे हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जिसमें आर एक्स ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, और नॉन होमोजीनियस में यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन हुआ करेगा। सही है। अच्छा, होमोजीनियस में भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, एक नॉन कांस्टेंट है। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी नॉन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का मतलब है कि यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हुआ करेंगे, यहाँ पे एक्स का कोई फंक्शन नहीं हुआ करेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन पे हमारे पास सिर्फ ए नॉट हुआ करेगा, ए वन हुआ करेगा, ए एन, मतलब यहाँ थ्री डी स्क्वायर हो सकता है, 4D 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होगा 4XD स्क्वायर, एक्स का फंक्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर अब हम होमोजीनियस की कांस्टेंट कोफिशिएंट देखना चाहें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट किस तरह की होती है, तो अब हम उसकी फॉर्म देख लेते हैं। अब ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब हम सबसे पहले जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े उसमें हम नॉन होमोजीनियस नहीं पढ़े, सबसे पहले होमोजीनियस पढ़ेंगे। और होमोजीनियस में भी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं, अभी हम नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं पढ़ रहे। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये उसकी फॉर्म है। अब देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ करती थी, ये हमारे पास फॉर्म हुआ करती थी, यहाँ पे एक्स के फंक्शन हुआ करते थे, मगर हम तो कह रहे हैं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन नहीं हुआ करेगा, तो यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लिखा, सिर्फ ए नॉट, ए वन, ए टू, ठीक है, जितना भी ए एन तक, वाई तो हुआ करेगा और डिफरेंशियल ऑपरेटर भी हुआ करेंगे क्योंकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस कैसे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो हमें पता चल गया ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है, वो हमारी इसी से जो है लिंक करती है, हम उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को देखेंगे। अच्छा, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक और इक्वेशन देखनी पड़ेगी जो कि हमारे पास होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी आप लोगों को अगर लग रहा है कि बहुत सारी इक्वेशन हो रही हैं तो अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत आसान है। ठीक है, तो एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से सपोज कर ली कि वाई लैम्डा वाई प्राइम माइनस का लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0। सही है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब अगर हम देखें तो वाई प्राइम जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा, और लैम्डा वाई को मैं वहाँ लेके चली जाऊँगी। हमने फर्स्ट ऑर्डर में वेरिएबल सेपरेबल पढ़ी है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। किस तरह करेंगे, इसको हमने डी वाई को इधर ही रखा, वाई को हम इधर ले आए और लैम्डा डी एक्स को उधर लेके चले गए। ठीक है, डी वाई ओवर वाई को इंटीग्रेट किया, एल एन वाई हो गया, और लैम्डा को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे डी एक्स जो है वो इंटीग्रेट होके एक्स आ गया। सही है, ये हमारे पास हो गया एल एन। यहाँ पे हमने दोनों जगह जब एक्सपोनेंट लिया तो ई और एल एन ने आपस में कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे ई की पावर लैम्डा एक्स बन गया। सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सही है, और अगर हम इसको एक और दफ़ा जो है डिफ्रेंशिएट करें तो इसका क्या आंसर आएगा, ई लैम्डा एक्स, और आगे लैम्डा एक्स वापस से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको 2 दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर ई लैम्डा एक्स, 3 दफ़ा करेंगे तो लैम्डा क्यूब ई लैम्डा एक्स। सही है, हमें ये चीज़ पता चल गई। अब इससे हम एक चीज़ देख सकते हैं, इससे ये देख सकते हैं कि हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ए नॉट, ये होता है डी एन वाई ओवर का डी एक्स एन। सही है, तो हम ये देख रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई ओवर का डी एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे पावर बढ़ रही है। सही है, लैम्डा के ऊपर बढ़ रही है, तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूंगी, लैम्डा की फॉर्म में। क्या बन जाएगी हम देख लेते हैं, ये बन जाएगा ए नॉट लैम्डा एन ई लैम्डा एक्स, ठीक है, प्लस का
A1 लैम्डा n माइनस 1 ई लैम्डा x, इसी तरह से एंड सो ऑन AN ई लैम्डा x। ये हमने किया क्या, ये हमने ये किया कि यहाँ पे मेरे पास dn था, तो जो पावर आ रही थी ना वो लैम्डा के ऊपर आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे लैम्डा n ई लैम्डा x लिख दिया। ठीक है, एज अ सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन निकाला है ना, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब ये हमारे पास लैम्डा की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ई लैम्डा एक्स हर एक टर्म में है, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकती हूँ। ये हो जाएगा ए नॉट लैम्डा एन प्लस का A1 लैम्डा एन माइनस 1 एंड सो ऑन AN। ठीक है, और ये हो जाएगा ई लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और हमें पता है ये राइट हैंड साइड पे 0 होगा, सही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 आया होगा। अब अगर हम देखें ना तो ई की कोई भी पावर हम रख दें उसका आंसर कभी 0 आ ही नहीं सकता, सही है, तो ये चीज़ कभी 0 हो ही नहीं सकती, तो इसका साफ यही मतलब है कि ज़रूर ये चीज़ 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, तो हम लिख देंगे कि ई लैम्डा एक्स क्योंकि बराबर नहीं हो सकता 0 के, तो कौन सी चीज़ 0 के बराबर है, ये वाली चीज़, तो हम कह देंगे ए नॉट लैम्डा एन प्लस का A1 लैम्डा एन माइनस 1 एंड सो ऑन AN इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई है एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व करनी होगी, हमें इस फॉर्म में गिवन होगी वो। ठीक है, और हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंपल DNA लैम्डा एन लैम्डा, और हम उनको बताएंगे कि फ्रॉम द सॉल्यूशन y इक्वल्स टू ई लैम्डा एक्स, ये अगर एक सॉल्यूशन हम सपोज कर रहे हैं तो उससे हमने ये इक्वेशन निकाली है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम किसको सॉल्व किया करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, इसको सॉल्व क्यों नहीं करते, वो हम सवाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है, और जो इसके आंसर्स आते हैं, इसके तरह तरह के आंसर्स आते हैं, सही है, तो उन आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास हमने अभी देखा था कि अगर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर्स आएंगे वो तरह तरह के हो सकते हैं। तरह तरह से मुराद है कि क्या पता हम अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करें, अब जैसे कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, हमें एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो आंसर्स आएंगे उसे हम रूट कहेंगे। ठीक है, और अगर जो हमारे पास हायर पावर है उस इक्वेशन की, अगर वो 2 है तो हमारे पास 2 रूट आएंगे, अगर वो 3 है तो 3 रूट आएंगे, 4 है तो 4 रूट आएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जितनी हायर पावर होगी उतने ही रूट आएंगे। अब वो रूट किस तरह के होंगे, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, अभी हम सॉल्व करने के ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि जो आंसर आएंगे वो किस तरह के होंगे और हमें उसके आंसर को एक्सप्रेस किस तरह से करना है। मैंने देखा यहाँ पे 2 है, सबसे पहले तो ये देखा कि राइट हैंड साइड पे 0 है, भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सही है। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पे मुझे कोई x का फंक्शन तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे सारे नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, मतलब कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का केस आ गया, सही है, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी पता चल गया। अब मैंने देखा कि हायर पावर मेरे पास 2 है, तो मतलब जो भी मैं इसके रूट निकालूंगी वो मेरे पास 2 आएंगे। अब वो जो 2 रूट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ 2 आ गया एक रूट 3 आ गया, सही है। अब ये रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सही है, और रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन हो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके जितने भी रूट्स आए वो अलग अलग हों, तो उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, रूट तो आ गए, अब हमें इसका आंसर किस तरह से लिखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या है, तो हम इस तरह से लिखेंगे y ब्रैकेट में x इक्वल्स टू, किस तरह से लिखेंगे, C1 हमारे पास है कांस्टेंट, यहाँ पे C1 और C2 ही होगा बस, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही होंगे यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हायर पावर 2 है। ठीक है, C1 e लैम्डा 1x प्लस का C2 e लैम्डा 2x, सही है। ये इसका आंसर इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। लैम्डा एक्स क्यों ले रहे हैं, हमें पता है, हमने अभी पिछली जो इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें जो y का आंसर आया था वो लैम्डा में था, लैम्डा x आया था, ठीक है, ई लैम्डा x आया था, तो उससे हमने ये इक्वेशन निकाली है। अब हमें बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2 अगर हैं यहाँ पे हायर पावर तो C1 और C2 होगा, अगर यहाँ पे 3 होते तो मैं C3 ई लैम्डा 3x, 4 होते तो C4 ई लैम्डा 4x, ठीक है।
एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, Cn e लैम्डा nx। सही है, ये हमारे पास इसका तरीका होगा क्या लिखने का, जो भी हमारे रूट्स होंगे इनको। अब किस तरह से लिखेंगे, अगर 2 और 3 आते, वाई एक्स इक्वल्स टू C1 तो हमारे कांस्टेंट है, वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे। 2 कांस्टेंट क्यों लिखेंगे, 2 की हायर पावर। लैम्डा 1 हमारा पहला रूट है 2x प्लस का C2 e, लैम्डा 2 हमारा दूसरा रूट है E3x। ये इसका तरीका होता लिखने का, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास उन रूट्स को लिखने का तरीका होगा जो डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। सही है। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करूं और वो जो रूट्स आए मेरे पास 2 और 2 आ जाए, ठीक है। अब ये 2 रूट्स आ गए, ये रियल तो हैं मगर ये दोनों रिपीटेड है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे वाई एक्स इक्वल्स टू, अगर 2 है तो C1 प्लस का C2x ई लैम्डा एक्स। अब ये कैसे आया ई लैम्डा एक्स, तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2, मगर यहाँ पे तो एक ही लैम्डा है ना, लैम्डा 1 भी लैम्डा 2 के बराबर है और ये दोनों 2 के बराबर है ना, तो मैं इन दोनों को कह रही हूँ लैम्डा। सही है। तो ई लैम्डा एक्स को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पे बात है कि C2 था, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे x किधर से आ गया, तो x यहाँ पे हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम C1 प्लस C2 लिख देंगे ना तो वो दोनों प्लस होके नया कांस्टेंट भी तो बन सकता है, ठीक है। तो वो दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे x लिखते हैं। अगर 3 रूट्स होते सेम तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ठीक है। और अगर 4 रूट्स होते तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, ठीक है। इस तरह से करके हम इसको लिखते हैं और बाहर ब्रैकेट के बाहर ई लैम्डा एक्स। अब अगर मेरे पास 2 रूट्स आते 2 2, तो मैं इसको किस तरह से लिखती, वाई एक्स इक्वल्स टू C1 प्लस C2x ई लैम्डा क्या है हमारे पास 2 के बराबर है 2x। 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब कि ये ज़रूर हमने हायर ऑर्डर ऑफ 2 की इक्वेशन को सॉल्व किया होगा तभी ये आंसर आया होगा। सही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये देख लिया कि जब हमारे पास डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आते हैं तो हमें इस तरह से आंसर को एक्सप्रेस करना होता है, जब रिपीटेड आते हैं तो इस तरह से करना होता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएँ, कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है, मेरे पास अगर 1 प्लस आयोटा आ गया, ठीक है, 1 प्लस माइनस आयोटा, इस तरह से आएंगे हमारे पास उसके रूट्स। तो जब हमारे पास इस तरह के रूट्स आ जाते हैं तो इसको मैं कह देती हूँ अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है उसको कह देंगे बीटा, मतलब कि हम इसको इस तरह से लिख दें अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो अगर इस तरह से रूट्स आ जाए तो हमें किस तरह से एक्सप्रेस करना है, बस वो फॉर्म याद रखें। अब वो किस तरह से आई है उसकी भी डेरिवेशन है, तो हमें बस ये याद रखना है कि वो फॉर्म होती क्या है, ठीक है, क्योंकि आंसर में उसका कोई काम नहीं होगा डेरिवेशन का, तो इतनी ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई लिखेंगे, जो अल्फ़ा होगा वो अल्फ़ा लिखेंगे और एक्स लिखेंगे। सही है। ब्रैकेट लगाएंगे C1, सही है। अब क्योंकि अल्फ़ा प्लस माइनस है ना, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आया होगा एक रूट और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आया होगा, तो मतलब C1 और C2 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। सही है। C1 कॉस, जो भी हमारे पास इसका आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होगा बीटा एक्स प्लस का C2 वो हमने एक्स के साथ लिखना है और वो साइन के साथ भी लिखना है, साइन बीटा एक्स। इस तरह से करके हम इसके रूट्स को एक्सप्रेस करते हैं। सही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया होता 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग 1 प्लस माइनस 2 आयोटा को सबसे पहले लिखते हैं ई अल्फ़ा एक्स लिखते हैं, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है, तो ई 1x मतलब के x, ठीक है। उसके बाद C1 आता है कॉस बीटा एक्स आता है, बीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है, 2x प्लस का C2 साइन बीटा एक्स मतलब के साइन 2x। इस तरह से करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास एक और तरह के रूट्स भी होते हैं, क्योंकि हम रिपीटेड देख चुके हैं तो हमें इसका रिपीटेड भी इजीली समझ आ जाएगा, तो उसके लिए मैंने अलग से केस नहीं लिखा। सही है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए और रिपीटेड रूट्स आ जाएं, मतलब कि 1 प्लस माइनस 2 आयोटा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा इस तरह से आ जाते हैं, तो ये टोटल कितने रूट्स हैं,
ये टोटल 4 रूट्स हैं, सही है। 1 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से 4 रूट्स हैं और ये रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो वो हम किस तरह से लिखते हैं, उसकी फॉर्म होती है E∝x वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे C1 + C2x, सही है, और cos बीटा x प्लस का इसकी जगह C2 की जगह C3 + C4x साइन बीटा x, और ये हमें पता है हम x क्यों लिख रहे हैं, डिफरेंट दिखाने के लिए x लिख रहे हैं। तो इस तरह से करके हम रिपीटेड रूट्स को शो करते हैं। अब हमने चारों केसेस देख लिए हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास किस तरह का आंसर आए तो हमें उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास 10.1 का है, ठीक है। 9d² माइनस का 12d प्लस का 4 y = 0, सही है। अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका ये होगा, हम सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं हमें राइट हैंड साइड पे देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास होमोजीनियस है, ठीक है। फिर हमने देख लिया यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे 12x होता, 9x² होता, इस तरह से होता, तो वो फिर जो है हमारे पास नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। मगर यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये भी पता चल गया। फिर हमें ये पता चल गया कि भाई कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए तो हमने 4 केसेस पढ़े थे, ठीक है। मगर 4 केसेस पढ़े तो थे, मगर हम इसको सॉल्व किस तरह करें, वो 4 केसेस तो हम जब अप्लाई करेंगे ना, जब हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। मगर हमने यहाँ पे एक चीज़ और देख ली, यहाँ पे हमारे पास हायर पावर 2 है, तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, और वो जो 2 रूट्स आएंगे और फाइनल जो आंसर होगा उसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें अपने जहन में शुरू में ही रख लेनी है। अब ये हमारे पास ना जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक चीज़ देखी थी, हमें सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने पूरा जो है इसका मेथड किया था, ये रहा, ठीक है। ये हमने किया था कि इस तरह से करके हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको शो करेंगे, पहले हमें एक लाइन लिखनी होगी पेपर में, ऐसे ही नहीं कि हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख दी और सॉल्व करना शुरू कर दिया। हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, -12d प्लस का 4y = 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। हम लिखेंगे आई नो डैड, ठीक है, y = E∝x इज वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकाला था हमने, ये एक सॉल्यूशन था ऑफ इक्वेशन 1, जिसे हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। Therefore auxiliary equation is auxiliary equation is, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमें पता है जहाँ जहाँ डी था, जो जो डी हुआ करता था, डी की जो पावर हुआ करती थी उसकी जगह हम लैम्डा पुट कर देते थे, पावर वही रहती थी, ठीक है। फिर n-1, मतलब कि यहाँ पे n-1 था, यहाँ पर भी n-1 था, ठीक है। और आखिर में क्या आ जाता था, E∝x आ जाता था। मगर हमारे पास फाइनल जो है वो हमने ये देखा था कि E∝x 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये चीज़ 0 के बराबर है, तो ये थी हमारे पास फाइनल ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो डायरेक्ट आप लोगों ने ये लिख देनी है, ठीक है। तो हम कह देंगे 9λ² माइनस का 12λ प्लस का 4 = 0, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर, अब देखिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हुआ करेंगे। कौन से 2 तरीके, एक तरीका ये हुआ करेगा कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, सही है, और दूसरा तरीका ये हुआ करेगा कि आप मैनुअली खुद से सॉल्व कर लो, सही है। अब मैनुअली सॉल्व करने का ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, हम लोग इसको या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वैसे कर लो, अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास वही आंसर आएगा, आप लोग करके चेक कर लिएगा, ठीक है, या फिर हम लोग अभी रफ में भी कर लेंगे। मगर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में मैटर नहीं करेगा, हम इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑन किया, मोड पे गए, 5 पर जाना है हमने इक्वेशन पर, सही है। उसके बाद ये हमें तीसरी वाली इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, ax² प्लस का bx, यहाँ पे अगर पहला वाली टर्म में क्यूब होता तो मैं ये वाली यूज़ करती, 4 वाली,
सही है, मगर अभी मैं 3 वाली यूज़ करूँ। 3 पे आई, पहला इसका क्या है 9, मैंने 9 लिख दिया। दूसरा है -12 लिख दिया। तीसरा है 4, ये लिख दिया। इक्वल्स टू दबाया, हमारे पास पहला रूट आया 2/3। सही है, तो हमने क्या लिख दिया, λ1 लिखेंगे, क्योंकि लैम्डा में हम यहाँ पे काम करें। λ1 2/3। इस तरह से दूसरा रूट निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़, जब हमने दूसरा रूट निकाला, हमें पता है हमें 2 रूट आने चाहिए थे। अगर हमें ये बात पता नहीं होती ना, तो शायद हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते और इसी को एक रूट मान के आंसर लिख लेते। मगर हमें पता है कि यहाँ पे हायर पावर 2 है, तो 2 रूट आने चाहिए थे, ये एक रूट कैसे आया है। सही है, तो एक रूट आया, जब हमने वापस से इसको इक्वल टू किया तो ये इस तरह से आ गया वापस से। तो मतलब कि इसका दूसरा रूट भी वही है। तो मतलब कि पहला सवाल जो हमने देखा उसमें ये देखा कि हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ गए। सही है, अब हमने ये तो देख लिया इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है, इसको हम मैनुअली भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी मिडिल टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 9λ² माइनस का 6λ माइनस का 6λ प्लस का 4। यहाँ से कॉमन निकालेंगे 3λ माइनस का 2 माइनस का 2 3λ माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। 3λ माइनस 2 3λ माइनस 2, ठीक है, और लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 2/3, यहाँ से भी लैम्डा आ जाएगा 2/3। इस तरह से भी हमारे पास रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रिपीटेड रूट्स आ गए। अब हमें पता चल गया रूट्स आ गए। अब इसको एक्सप्रेस किस तरह से करना है, हमने 3 केसेस पढ़े थे। 3 केसेस में से हमने जो दूसरा केस पढ़ा था ये वाला, ये रिपीटेड का था। किस तरह से करते थे, C1 + C2x e⁻λx। ठीक है, तो C1 और C2x तो एज इट इज लिखेंगे। yx इक्वल्स टू C1, ठीक है, प्लस का C2x, 2 ही लिखे क्योंकि 2 आर्बिटरी कांस्टेंट आ सकते हैं क्योंकि हायर पावर 2 है। लैम्डा क्या है मेरे पास, दोनों लैम्डा सेम है, लैम्डा x 2/3x। ये हमने सिंपल अपना जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आए थे, 2 रूट्स आए थे, हमने देखा वो रिपीटेड रूट्स हैं और इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 10.1 का, वो सॉल्व करके चेक करते हैं। अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहे हैं 75d² 50d प्लस का 12y इक्वल्स टू 0। हमें देखते ही पता चल गया कि ये हायर पावर 2 है, होमोजीनियस है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मतलब कि हमारे पास वो 4 केसेस होंगे और ज़रूर जो रूट्स निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। ठीक है, और जो फाइनल इक्वेशन होगी उसमें जो आर्बिटरी कांस्टेंट होंगी वो भी 2 होंगे। तो मैं वो लाइंस वापस से नहीं लिख रही, मगर आप लोगों ने जब पेपर में सॉल्व करना है तो वो लाइंस लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो हमने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा λ² प्लस का 50λ प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। सही है, अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं एक तो, क्योंकि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकेगी। दूसरा ये कि इसका अगर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो बिल्कुल वही 3 पे जाएंगे, 75 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 12। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो -1/3 प्लस √11/15 और ये हो जाएगा -1/3 माइनस √11/15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इस तरह के रूट्स, 1/3 प्लस माइनस √11/15 आयोटा। सही है, अब हमने देखा कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स को भी देखा था कि हमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स रूट्स को एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हम इस तरह से लिखते थे, e⁻x, अल्फ़ा हमारे पास पहला रियल टर्म होती थी, C1 cos βx और C2 sin βx। सही है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा है हमारे पास -1/3, बीटा है हमारे पास √11/15। तो yx इक्वल्स टू e⁻x मतलब e−1/3x C1 cos β √11/15 x प्लस का C2 sin βx मतलब के sin √11/15 x। तो ये सिंपल हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से करके हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो है 10.1 का तीसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। इसमें हमारे पास 3 है हायर पावर, d3 माइनस का 4d² प्लस का d प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। सही है, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे हमने देख लिया, होमोजीनियस है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, हायर पावर 3 है, मतलब रूट कितने आएंगे, रूट हमारे पास 3 आएंगे। ये चीज़ हमें पहले ही ध्यान में रखनी है। ठीक है,
एक तरीका तो ये है कि हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, जैसे हम किया करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देती हूँ। ये हो जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस का 6 वाई इक्वस टू 0, वाई नहीं सॉरी 6 इक्वस टू 0। सही है, ये हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हम सॉल्व कर लें, मोड पे जाएँ, 5 पे जाएँ और 4 पे जाएँ, तो पहला जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, दूसरा है -4, तीसरा है 1 और चौथा है 6। तो हमारे पास पहला रूट आया है x1 जो आया है वो हमारे पास -1 आया है, मतलब λ1 जो है वो -1 है, λ2 जो है वो 3 है और λ3 जो है वो 2 है। ठीक है, तो यह इसने हमें खुद ही 3 रूट से निकाल के दिए, मगर अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करना चाहें, किसी वजह से हम इसको कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व करना चाह रहे, ठीक है, तो इस तरह से जो 3 पावर या 4 पावर वाली इक्वेशन होंगी, इसके लिए हम एक जो है मेथड यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सही है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास इस तरह से होगी पावर्स, उसमें हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना होगा। किस तरह करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन में हम सबसे पहले इस तरह से लाइन खींचेंगे और हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हुआ करेंगे वो लिख देंगे हम। यहाँ पे पहला कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1, फिर -4, फिर 1 और 6। सही है, अब आप लोगों को यहाँ पे ना एक नंबर सपोज करना है। अब वो नंबर कैसे आएगा? वो नंबर होगा जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी ना लैम्डा की जगह उस नंबर को, तो ये 0 इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन। तो सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे, 1 के बाद -1 चेक किया करेंगे, फिर 2 चेक किया करेंगे, -2, 3, -3, यहाँ तक हमारे पास कोई एक नंबर ऐसा आ जाएगा कि जब हम उसको पुट करेंगे तो वो 0 आएगी। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा ना, पहला रूट तो वही होगा। सही है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये कंप्यूटर, सही है, इस तरह से करके हमने इसकी पावर 3 और -4 स्क्वायर और +6। सही है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 पुट करके चेक करूँगी। 1 1 और 1, तो ये 4 आ रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे -1 चेक करूँ, अगर ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा -1, तो ये 0 आ गया। मतलब -1 जो है वो यहाँ पे हमने लिखना है। ठीक है, इस तरह से -1 हमने लिख दिया और हमें पता चल गया पहला रूट तो हमारे पास क्या आ गया? -1 आ गया। सही है, अब -1 लिख दिया, यहाँ पे हमेशा आप लोग 0 लिखोगे और पहला ये इन दोनों को प्लस करोगे, 1 + 0 1। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, -1 × 1 -1, वापस इन दोनों को प्लस करना है, क्या आंसर आएगा? -5। वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 5 5 और -+5, ये हो जाएगा 1 + 5 6। वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 × 6 -6, वापस इन दोनों को प्लस करना है, तो ये होगा 0। हमेशा यहाँ पे 0 ही आएगा। अब ये हमारे पास 3 आ गए। 3 मतलब कि ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल चुकी है। सही है, मतलब कि ये हो जाएगा λ² माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। पहली वाली λ², इसके साथ लैम्डा और +6। सही है, तो अब हमें इसको तो पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है, 2 3 6 होता है, इसके फैक्टर्स हम जो है ब्रेक कर देंगे, मिडिल टर्म ब्रेक से ही सॉल्व हो जाएगी। सही है, तो हम इसको देख लेते हैं λ², और अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 2 6 -3 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। लैम्डा लैम्डा -3 माइनस का 2 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा लैम्डा -2 और लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया एक λ2 और एक λ3, तो ये हमारे पास 2 रूट्स और आ गए। तो इस तरह से करके हम इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 रूट्स आए। अब आप लोग इनकी नेचर देख लो, किस तरह की नेचर है। ये हमारे पास है डिस्टिंक्ट और रियल। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते थे? y(x) इक्वल्स टू C1 e λ1x, C2 e λ2x, C3 e λ3x। यहीं तक होगा क्योंकि 3 रूट्स हैं। तो C1 e λ1 कितना है? -x, C2 e λ2x, ठीक है, लैम्डा की जगह 2 लिख दिया, और C3 e 3x। तो इस तरह से करके हमने ये वाले रूट्स को लिखा है। हम इस तरह से एक्सप्रेस करते थे ना, ये रहा डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स को। सही है,
तो ये हमने इस तरह लिख दिया। हम पहले 2 वाली टर्म भी लिख सकते थे, 3 वाली भी लिख सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे भी हो सकता था C1e2x, सही है, क्या पता यहाँ पे हमने पहले -1 ना लिया हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर जो है वो ठीक होगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर अपने ये जो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किए हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10.1 के और भी क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जो हमारी नॉन होमोजीनियस और बाकी की जो इसकी फॉर्म्स होंगी उसको स्टार्ट करेंगे।